नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सीरीज इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। अभी तक आपने सुना कि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी पीएम बने और पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध भारत ने जीत लिया। पर 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी की संदिग्ध कारणों से मृत्यु हो गई और देश में एक कमज़ोर सरकार बनी जिसकी पीएम इंदिरा गांधी थी, जिनको कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना था, पार्टी में अपनी जगह बनानी थी और सबसे ज़रूरी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना था। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब जब सरकार कमज़ोर होती है, सुप्रीम कोर्ट मजबूत दिखता है, और जब सरकार मजबूत होती है तब सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर दिखता है। जैसे कि 1967 में गोलकनाथ का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करके भी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती। इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, सीरीज के पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि लैंड रिफॉर्म वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के मुकाबले फंडामेंटल राइट को वरीयता दी और फैसला जमींदारों के हक में चला गया। क्योंकि सरकार ने इस मामले में अपनों को कमज़ोर माना, तो सरकार ने आर्टिकल 368, जिसके तहत संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, अपना पहला संविधान संशोधन 1951 में पारित कर दिया और उसमें लिखवा दिया कि यदि लैंड रिफॉर्म के लिए कोई एक्ट पास होता है तो उसमें फंडामेंटल राइट में दिए गए आर्टिकल 31 की प्रोटेक्शन लागू नहीं होगी। अब क्या है ये प्रोटेक्शन? आर्टिकल 31 के पहले पार्ट में लिखा था कि राज्य जब भी किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा तो उसके लिए एक्ट पास करना होगा, मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरे पार्ट में वही दो बातें लिखी थी कि किसी की निजी संपत्ति छीनने के लिए पब्लिक पर्पस होना चाहिए और संपत्ति के बराबर का कंपनसेशन देना होगा। और दूसरी चीज जो पहले संविधान संशोधन में लाई गई वो थी नवीं सूची, जिसमें लिखवा दिया था कि यदि कोई कानून 9 शेड्यूल में चला गया तो ऐसे मामलों में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। अब सरकार ने अपनी ढाल तैयार कर ली थी। उसके बाद इस मामले को शंकरी प्रसाद 1951 के केस में उठाया गया और आर्ग्यूमेंट आया कि आर्टिकल 13, जो कि फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को सीमित करता है तो वो लॉ उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट को चोट पहुंचाता है। और देखा जाए तो आर्टिकल 368 के तहत किया गया पहला संविधान संशोधन भी एक लॉ बन गया है और ये लॉ फंडामेंटल राइट को सीमित भी कर रहा है, तो इस लॉ को खारिज कर देना चाहिए। बात तो एकदम लॉजिकल लग रही थी। फिर आया सरकार का पक्ष, जिसमें कहा गया था कि संविधान ने आर्टिकल 13 को इतनी पावर नहीं दी है कि वो आर्टिकल 368 को अमेंड कर सके। अब जैसा कि मैंने कहा कि सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर दिखता है। फाइनली शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सही बताया और कहा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग हैं, यानी अगर संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में बदलाव किया गया है तो ये अलाउड है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई हम सरकार के सामाजिक सुधारों के पक्ष में काम करेंगे और उनके खिलाफ काम नहीं करेंगे। जब तक नेहरू जी की मजबूत सरकार रही तब तक स्थितियां ऐसी ही रहीं। अभी भी राज्यों में लैंड रिफॉर्म के कुछ एक्ट ऐसे थे जिसके कारण कई भूमिपतियों की जमीनें सरकार छीन नहीं पा रही थी। तो नेहरू जी की सरकार ने 1964 में 17वां संविधान संशोधन का प्रोसेस शुरू करवा दिया, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे कि जमीनों को छीना जा सके। तो सरकार ने कई ऐसे राज्य जैसे कि राजस्थान और पंजाब के लैंड रिफॉर्म्स को नवीं सूची में डलवा दिया और स्पष्ट कर दिया कि अब कोई कोर्ट बीच में नहीं आएगा, अब इनकी ज़मीनें छीनी जा सकती हैं।
इस सत्र में संविधान के विरुद्ध राजस्थान में सज्जन सिंह का केस आया और फिर वही सवाल उठा कि आर्टिकल 13 और 368 का क्या रिलेशन है। और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वही फैसला मानेंगे जो हमने शंकरी प्रसाद में माना था। आर्टिकल 13 और 368 अलग अलग हैं और हम इस मामले में सरकार को सीमित नहीं करेंगे। अब 1967 में एक हिस्टोरिकल केस आया जिसे गोलकनाथ के नाम से जानते हैं। ये मामला भी 17वें संविधान संशोधन के खिलाफ आया था, पर देश में अगर कुछ बदला था तो वो ये था कि इस वक्त शासन कर रही थी एक कमजोर सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने का मौका मिल गया कि वो इंडिपेंडेंट है। अगर थोड़ा असभ्य भाषा में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल होने का मौका मिल गया। हुआ यूं था कि 17वें संविधान संशोधन के पास होने के बाद पंजाब सरकार ने गोलकनाथ की जमीन छीन ली और फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वही सवाल उठा दिया। आर्टिकल 13 और 368 में क्या रिलेशन है? सारे केसेस का एक ही पॉइंट था कि संविधान संशोधन वाला कानून भी तो कानून है। आर्टिकल 13 के तहत उससे भी तो बचाव होना चाहिए। हमारे संपत्ति के मूल अधिकार को क्यों छीन रहे हो भाई? लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का मूड चेंज हो चुका था और 11 जज की बेंच बैठी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, और 6-5 के बहुमत से फैसला आया। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के सारे फैसलों को पलटते हुए कहा कि आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 से अलग नहीं है। मतलब पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करके भी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती है। अब सारे नियम बदल गए और 1951 से अभी तक के सारे कामों में कोई बदलाव ना हो, इसलिए इस फैसले को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग के तहत लाया गया, जिसका मतलब ये सारे फैसले अब से लागू होंगे, पहले जो हो गया वो हो गया। आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले भाग में सुनाऊंगा, जिसमें हम इंदिरा जी का कार्यकाल देखेंगे। मेरा ये तरीका जिसमें मैं एक कठिन विषय को कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने सजेशन मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और मेरी ईमेल आईडी theselfeducationgroup@gmail.com पर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।